पंजाब नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से तो बॉर्डर स्टेट होने की वजह से हमेशा ही चर्चा में रहता है, बट अब वहाँ पे पॉलिटिक्स भी गरमा गई है। लग रहा है चुनाव आने वाला है क्योंकि अब मेजर डिसीजंस लेने का समय आ गया है सारी बड़ी पार्टियों के लिए, बीजेपी अकाली दल के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही है उसके लिए भी। पर मैं आज पहले स्टार्ट करता हूँ कि जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की और बादल जी की मीटिंग होती है, सुखबीर सिंह बादल मीट्स द प्राइम मिनिस्टर और बहुत बस शुरू हो जाता है कि बीजेपी अकाली दल क्या यूनाइट कर रहे हैं। और पंजाब के बारे में जब बात करें, वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करें, किस दिशा में जा रहा है, सीजेपी का एक लिंक निकला जिसके ऊपर बहुत ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफर हुए, बहुत उस पे विवाद हो रहा है, वो सब डिस्कस करने के लिए देयर कैन बी नन बेटर देन रमनीक जी। तो थैंक यू रमनीक फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग द पॉडकास्ट। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, ईश्वरन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म। तो रमनीक जी, अगर हम स्टार्ट करें इसको लेके कि एकदम से सडनली ये सुखबीर बादल और प्रधानमंत्री की मीटिंग क्यों हुई? क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन वी वर टॉकिंग तब हम बात कर रहे थे कि क्या राजनीतिक वहां पे चल रहा है। तो हाउ सिग्निफिकेंट डू यू थिंक, क्या बीजेपी अकाली दल वापस जुड़ने वाले हैं, साथ आने वाले हैं? ओके, सो पहली बात तो ये है, देखिए ईश्वरन भाई, एज वी ऑल नो, सबको पता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। ये संभावनाओं का खेल है सारा। यहाँ पे क्या कब हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और ये चर्चा मेरी आपकी पहले भी हुई आपके चैनल पे कि यदि भाजपा और अकाली दल साथ आ जाएं तो बहुत प्रबल इनके चांसेस बनते हैं, इनके ऐसे मौका बनता है कि ये सरकार पंजाब में बना लें। देयर आर चांसेस। और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे जिसमें शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ रहा है, तो उसी में सरकारें आई हैं हर बार। एक जो ओकेजन है पिछला 2017 का जो चुनाव था, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के पास अपने ही दम पे पर्याप्त संख्या थी, और वो भी क्योंकि प्री पोल अलायंस में थे और सेकंड टर्म थी भाजपा के साथ उनकी। और उससे पहले भी जब जब प्रकाश सिंह बादल सत्ता में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेके ही वो सत्ता में आए हैं। ये एक इनका एक पास्ट रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और उस समय, जिस समय भारतीय जनता पार्टी पंजाब में वोट शेयर के नाते अपने सबसे मजबूत दौर में गुजर रही है, दे आर एट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर आप पिछला जो चुनाव है उसका अगर आप आंकड़ा उठा के देखें 2022 तो 24 का, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो करीबन 9% के आसपास टच करता है अपने दम पे। और दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल की अगर आप बात करोगे तो शिरोमणि अकाली दल बादल अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। इनके पास अपने 100 साल के इतिहास में पहली बार केवल 3 सीटें आई हैं, और उनमें से भी अभी 2 इनके एमएलए नहीं है। बहरहाल सिर्फ एक जो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया है, उनकी जो धर्मपत्नी है, वो एक एमएलए है शिरोमणि अकाली दल के पास। और जो सुखबीर सिंह बादल की धर्मपत्नी है वो एक एमपी है इनके पास। दैट इज देयर टोटल स्ट्रेंथ। तो अब ये जो मीटिंग जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया, वो जो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है ना, ये उसका एक मतलब जीवंत उदाहरण है। इट्स अ लाइव एग्जांपल ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स। और इसके अंदर दो चीजों में उन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। हालांकि एक सीट है तो लोकसभा की बात करें तो, जिसमें विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो या डिलिमिटेशन के बिल की बात हो, उन दोनों के अंदर सुखबीर बादल ने अपना जो है एज पार्टी प्रेसिडेंट उन्होंने अनाउंस किया है सपोर्ट अपना। तो ये इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकड्रॉप अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो पंजाब के हों चाहे केंद्र के हों, वो ऑन रिकॉर्ड हैं इस बात को लेके ईश्वरन के हम अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब के अंदर, हम बिना शिरोमणि अकाली दल के चुनाव लड़ेंगे। ये बात जो पहले प्रेसिडेंट थे जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, उन्होंने भी ये बात कही है, नितिन नवीन जी ने भी ये बात कही है, अमित शाह जी ने भी ये बात कही है। तो केवल एक वरिष्ठम जो अधिकारी आप कह लीजिए या वरिष्ठम नेता कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई कमिटमेंट नहीं किया था। और मैंने ये बात आपसे पहले भी आपके चैनल पे कही थी कि वो एक ऐसा लूप होल है जहां पे प्रधानमंत्री जी ने ये बात अभी तक नहीं कही। तो वो जो एक संभावना है, वो जो दरवाजा है, वो कह लीजिए अपॉर्चुनिटी की खिड़की है, वो खुली नजर आती है इस वक्त।
जी। आपने यही कहा था कि सबने मना कर दिया एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर से ही मीटिंग हुई है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर मैं इस पे आता हूँ कि बिफोर आई गो इनटू आप एंड कांग्रेस एंड अदर एस्पेक्ट्स, क्या बीजेपी को आपको लग रहा है ये राइट डिसीजन है आपके लेंस में, या इट विल बी अ रॉन्ग डिसीजन फॉर बीजेपी? व्हाट इज योर देखिए, जो पिछले 3 साढ़े 3 महीनों में जिस प्रकार से हालात बदल रहे हैं, तब्दीलियां हो रही हैं, देखिए मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा और बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप उसको भी एक बार कंसिडरेशन में लेना कि पंथिक राजनीति के अंदर जो पकड़ है शिरोमणि अकाली दल की, वो बहुत कमजोर हो चुकी है। दे आर प्रॉब्ली एट देयर वीकेस्ट। हालांकि पार्टी का नाम अकाली दल है, और ये वही अकाली दल है जिसको श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म के ऊपर ही, श्री अकाल तख्त साहब के कहने पे ही बनाया गया था। ये वही दल है जो बहुत सालों तक, 100 साल तक जो है सिख राजनीति को रिप्रेजेंट करता रहा भारत में, पंजाब में विशेष तौर पे। ये वही दल है जिसने लीड किया है सिख पॉलिटिक्स को पिछले 100 सालों में, और वो आज अपने सबसे कमजोर स्तर पे है। और जो एक ग्रिप होती है, जो पकड़ होती है पंथिक राजनीति के ऊपर, जहाँ जो पंथिक वोटर है, जिसकी प्राथमिकता कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, जिसकी प्राथमिकता पंथ होता है कि जी हमने पंथ के नाम पे वोट डालना है, ठीक है। वो उसके कई, मैंने आपको पिछली बार भी उदाहरण दिए थे कि एक जर्नलिस्ट है हमारे, उनकी माता जी जो है, उनको घर में सब डिसाइड किया कि कांग्रेस को वोट दिया जाएगा इस बार। तो वो जाके जब वोट दे के आए, शाम को खाने के टेबल पे पूछा, मम्मा आपने वोट पाया, तुसी वोट पाया? कहते हाँ जी वोट पाता। कहते किथे पाया वोट? कहते पंथ नू पाया। अब वो अकाली दल को पंथ बोल के और पंथ के नाम पे वोट पड़ता है। वो पंथिक राजनीति के ऊपर जो पकड़ है शिरोमणि अकाली दल बादल की, सुखबीर सिंह की, प्रकाश सिंह बादल साहब के जाने के बाद और अन्य कई वरिष्ठ नेताओं के जाने के बाद, वो पकड़ उनकी कमजोर पड़ गई है। और उसके अंदर अब वारिस पंजाब दे की बात कर लो आप, अमृतपाल सिंह की बात कर लो, या और जो अलग अलग ऑफशूट्स हैं, मैं समझता हूँ उनमें सबसे ज्यादा पकड़ इस वक्त वारिस पंजाब दे के जो अमृतपाल है, उनकी पंथिक राजनीति के ऊपर पकड़ बेहतर है इनसे। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ पंथिक राजनीति का। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल एक साथ आ जाते हैं, तो उसका जो एक आउटकम होगा वो ये होगा कि जितने ऑफशूट्स हैं, चाहे वो ढींडसा साहब अलग हुए या और कई अकाली नेता अलग हुए समय समय पे, वो धीरे 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 एक अम्ब्रेला के नीचे दोबारा आना शुरू कर देंगे, बिकॉज प्रबल संभावनाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी सत्ता की। तो बहुत से जो राजनेता होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बड़े अच्छे मौसम वैज्ञानिक होते हैं। उनको पता होता है कि भी अगला जो मौसम है, अगली जो बयार है, जो अगली जो ठंडी हवा दा बुल्ला कहने पंजाबी च, अगला हवा दा बुल्ला केड़े रुख तो आना, फिर वो उसी दिशा की ओर चल पड़ते हैं। तो ये कंसोलिडेशन जो है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है शिरोमणि अकाली दल के लिए, उनके सर्वाइवल का प्रश्न है। सो दिस इज हाउ आई लुक एट एक बात और भी है हमने वही कि बीजेपी के लिए भी आजकल पॉलिटिक्स इतनी डिवाइडेड हो गई है कि आप या टॉप 2 में हैं या जनता एकदम आपको नकार देती है। उसको लगता है ये जीत नहीं रहे, तो एकदम नकार देती है। बाइपोलर चुनाव हो गए हैं, वो ज़माने गए कि इंडिपेंडेंट बहुत जीतते थे, पंजाब एक्सेप्शन तक है, बट इंडिपेंडेंट हाँ, बहुत जीतते थे, थर्ड पार्टी बहुत जीतती थी। 20-20, 25-30% में सारे थे। अब 40 लेट 40s में भी लोग जा रहे हैं, और दूसरी पार्टी भी अर्ली 40s में जा रही है। वो चाहे सोशल मीडिया से सबके घर में बात पहुंच रही है, बाइपोलैरिटी हैज़ इंक्रीज्ड, मल्टीपोलैरिटी हैज़ डिक्रीज्ड। क्या आपको लग रहा है ये भी एक रीजन है कि बीजेपी डिड नॉट और डज नॉट, इफ इट जॉइंस, टेक दिस रिस्क कि यार हम रेस में ही नहीं आए, और हमारा वोटर है भी तो वो अगर रेस में ही नहीं आए तो फिर वोटर आएगा नहीं साथ? नहीं देखिए, आपका एक्चुअली यू हिट द नेल ऑन द हेड, और बड़ा लॉजिकल सा आपका वो है। पर पंजाब में आके ना बहुत से लॉजिक फेल हो जाते हैं। कारण ये है कि जो आज की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप ये मान के चलिए कि 32-33% पे सरकार बन जाएगी, 40% की तो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। अच्छा, नहीं पहुंचेगी तो 40 पे दूसरा भाई? तीसरा आपको ये है लग रहा है कि 32 की लड़ाई है, नहीं जैसे नहीं नहीं, हर बहुत मुश्किल। हर अरे नहीं स्टेट में नहीं, 40 आप की लड़ाई है? परसेंटेज में हाँ। नहीं, 40 सीटें भी नहीं आएंगी आम आदमी पार्टी की, क्या बात कर रहे हो? मैं पार्टी नहीं तो बोल ये रहा, मैं किस परसेंटेज में, नहीं, मैं विनिंग पार्टी आपको 40 के ऊपर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी आपके हिसाब से? 30s में विनिंग पार्टी जो नहीं भी नहीं जीतती है जीत सकती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो अभी मौजूदा हालात हैं, अगर हम आज की बात करें, जो भी आप जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है मुझे पता नहीं है, बट मैं अपनी समझ से बता देता हूं कि अभी त्रिशंकु है एज ऑफ टुडे।
एज ऑफ टुडे त्रिशंकु है, यहाँ पे किसी भी पार्टी को मैंडेट नहीं मिलेगा। पंथिक राजनीति में अकाली दल से ऊपर अपर हैंड है इस वक्त वारिस पंजाब देगा, आप ये भी नोट कर लीजिए। और एक कार्ड जो अभी अभी पंथिक राजनीति में खेला है भगवंत मान ने, वो जगतार सिंह हवारा के पैरोल के लिए पर्सनली जाके गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करके आया, वो चिट्ठी अपने हाथ से देके आया है। तो पंथिक राजनीति के अंदर जो एक लीड कहते हैं ना, वो वहां पे लेने का प्रयास किया है इसने भी। तो अब चाहे आप पंथिक राजनीति के अंदर आप समझिए कि बड़े मुद्दे क्या हैं। पंथिक राजनीति के अंदर बड़े मुद्दे हैं जो बेदबी के मामले हैं, या जो बंदी सिंहों के मामले हैं कि जो अपनी सजा काट चुके हैं, अभी भी जेलों में हैं, उनको रिहा करने की बात है। उसके अंदर ना तो सुखबीर बादल ने इनिशिएटिव लिया, ना बीजेपी ने इनिशिएटिव लिया। और बीजेपी का इनिशिएटिव बहुत ज्यादा लेना, मतलब टेक्निकली देखा जाए जो जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है वो बनता भी नहीं है। एक अलायंस पार्टनर अगर जैसे सुखबीर बादल आगे बढ़ के अलायंस में आके बोलते कि साहब हमने ये निवेदन करते हैं या आप हमारी इस बात को स्वीकारिए, तो जिसका पॉलिटिकल आपको अगर बेनिफिट मिलता हो, कोई इसका पॉलिटिकल क्रेडिट मिलता हो, तो उस चीज को करते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति आमतौर पे नहीं करता। आप देखिए ना कि इलेक्शन नजदीक आ गए तो भगवंत मान जो है चले चिट्ठी लेके गवर्नर साहब के पास। 4.5 साल में क्यों नहीं आप गए? 4.5 साल पहले भी तो आप जा सकते थे। आप देवेंद्र पाल भुल्लर के लिए भी तो जा सकते थे, पहले भी तो यू कुड हैव गॉन। जब आपने पैसे लिए हैं गुरपतवंत पन्नू से एजेंडास को फॉलो करने के लिए, उन पैसों को तो आप कहीं जस्टिफाई करते, वो तो नहीं किया आपने। अभी आप चले हैं क्योंकि इट इज पॉलिटिकल, इट विल चेंज द टोन एंड टेदर ऑफ पंथिक राजनीति कि भी आप हम ये कर रहे हैं। आपने पहले आप जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार कानून लेके आए, उसके बाद अब आप इनके लिए कह रहे हैं कि साहब पैरोल दे दीजिए जगतार सिंह हवारा को। और मैं आपको बताऊं एक बड़ी गले की फांस बन जाएगी सुखबीर बादल के लिए। सुखबीर बादल इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि सुखबीर बादल ने एक टाइम पे जगतार सिंह हवारा को, आपको मैं बता दूं, सरबत खालसा में जगतार सिंह हवारा को जत्थेदार अकाल तक चुना गया था। तो अब उनका नाम जब लेते हैं तो ये बोलते हैं जत्थेदार जगतार सिंह हवारा। अब जगतार सिंह हवारा को इन्होंने टेररिस्ट घोषित कर रखा है अपने बयानों में, सुखबीर सिंह बादल ने। सुखबीर सिंह बादल ने ये बात कही हुई है कि जत्थेदार हवारा जो है वो मुख्यमंत्री के कातिल है, वो एक टेररिस्ट है, वो आतंकवादी। अब उनके पैरोल के लिए, पंथिक राजनीति के बेनिफिट के लिए अगर आगे आते हैं तो उसका विरोध करते हैं, तो उसका समर्थन करते हैं। तो मतलब इस वक्त कैच 22 में है सुखबीर बादल, अगर पंथिक राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर एक बड़ी एक असमंजस्य की स्थिति बनी हुई कि इसके ऊपर क्या कमेंट देना चाहिए। तो राजनीति में बोलते हैं ना कि व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू यू शुड कीप क्वाइट। तो जब आपको ना पता हो कि क्या करना चाहिए या क्या बोलना चाहिए तो उस वक्त चुप रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पंथिक राजनीति के विषयों पे अगर शिरोमणि अकाली दल नहीं बोलेगी, चुप रहेगी, तो नुकसान करवाएगी। बट रमनीक भाई, क्या ये इनके लिए अब एक किसी पार्टी का वो नहीं बोलना चाहिए कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, पर हमने देखा है बहुत पार्टी इसके लिए हो गया। क्या सुखबीर बादल के लिए भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि भैया अगर इस बारी भी आप नंबर 3 पे आए तो फिर पंथिक राजनीति बिल्कुल ही आपके हाथ से निकल जाएगी, जो आपका कोर वोट बैंक है। और दूसरी बात, बिकॉज आपने बहुत इंटरेस्टिंगली कहा बीजेपी अपने ऑल टाइम हाई पे है, अकाली अपने ऑल टाइम लो पे है। तो अगर गठबंधन होता भी है तो इस बार इस सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा than ever before in history, which would probably be where the hard bargaining will happen by Amit Shah or the party president or whosoever does it. बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और यही एक सबसे बड़ा पेन स्टेकिंग पॉइंट है दोनों पार्टीज के बीच में कि देखिए लॉजिकली तो ये होता है कि जो मतलब ट्रेडिशनल सीट्स हैं उन ट्रेडिशनल सीट्स के ऊपर लड़ा जाए, और जहां पे जिसकी स्ट्रेंथ बनती है कैंडिडेट के हिसाब से वो मतलब विनेबिलिटी शुड बी द क्राइटेरिया। अगर आप एक अलायंस में आ रहे हैं और आप 5-6 साल के बाद वापस अलायंस में आ रहे हैं, मतलब संभावना, मैं ये नहीं कह रहा आप आ गए हैं या दिस इज डन डील, बट टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज ना, अगर आप उस संभावनाओं को डिस्कस कर रहे हैं तो विनेबिलिटी शुड बी द क्राइटेरिया। पंजाब के अंदर सत्ता बनाना, सरकार में आना, पंजाब का उद्धार करना, और जो आपकी विचारधारा है या आपकी जो राजनीतिक सोच है उसको इम्प्लीमेंट करके पंजाब को इस गर्द में से निकालना, दैट शुड बी अ प्रायोरिटी। अब उसके अंदर सीट कौन लड़ रहा है, दैट शुड नॉट बी द मैटर, द मैटर शुड बी हु इज विनिंग द सीट।
अगर अकाली दल जीत रही है तो वो अकाली दल को लड़ना चाहिए, अगर बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी को लड़ना चाहिए। यही एक अलायंस का कोर है, नॉट ये कि भी हम 60-40 में रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं सीटों को या क्या। बिकॉज इन एनी केस ईश्वर भाई, ये आखिरी चुनाव है पंजाब में जिसमें ये 117 सीटों के ऊपर लड़ा जाएगा, क्योंकि उस बिल का समर्थन खुद ये सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं, जिसमें डीलिमिटेशन के बाद 1.5 गुना जो है सीटें हो जाएंगी। तो अगली बार जो है वो डायनामिक्स और नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और डीलिमिटेशन किस प्रकार से सरकार करवाएगी वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर फिर कभी बैठेंगे। भाई वो तो आइडियल सिचुएशन है ना कि जो जीतेगा उसको दें, पर पॉलिटिकल पार्टीज आइडियल सिचुएशन में तो लड़ेंगी नहीं। बीजेपी वुड वांट सिग्निफिकेंटली मोर देन लास्ट टाइम जितना लड़ी थी। मैं अकाली एक दल बेसिक डिफरेंस बताता हूँ आपको ईश्वरन हाँ, भाई, साउथ का ना, यहाँ पे बीजेपी भारत के कई प्रदेशों में सरकार में, केंद्र में सरकार में तीसरी कंजेक्टिव टर्म है, हाँ, हरियाणा में तीसरी कंजेक्टिव टर्म है, चौथी कंजेक्टिव टर्म मध्य प्रदेश में है, गुजरात में जाने कब से है, महाराष्ट्र में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में पूरे आसार है सरकार आने के इस बार, उत्तर प्रदेश में 2 टर्म्स होगी, तीसरी टर्म के लिए कंटेस्ट करने जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के पास क्या है? हम्म, हम्म। पॉइंट है, प्रश्न पॉइंट वो है है, सर। अब प्रश्न जब वो आपने है। बोल, मैं शिरोमणि अकाली दल के पास क्या से मैं आ जाता हूँ आम आदमी पार्टी पे। उसके पास भी पंजाब में बहुत डोमिनेंट पोजीशन में आई, पर पंजाब छोड़ के क्या है तो उन पे भी प्रेशर बहुत है। अब अरविंद यस, केजरीवाल की एक स्पेशलिटी है कि वो मीडिया टेंशन ले लेते हैं, मूवमेंट भी खड़ी कर लेते हैं, चाहे अन्ना मूवमेंट हो चाहे सीजेपी मूवमेंट हो, जिसमें एक विकेट लेते हैं। अब वो मूवमेंट बाद में सबको दिख गई है कि पीछे कौन था, बट मूवमेंट तो खड़ी करी, तो गिव हिम हिज ड्यू। और अगर आपको सरकार को प्रेशर डालना था तो उसके लिए मूवमेंट यूज की गई। अब उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि अमृतसर से एक पहले आता है कि भैया वहां पे सीजेपी के अंदर, एक सेकंड आता हूँ, कि आईएसआई बैक्ड मॉड्यूल जंतर मंतर में कुछ करने वाला था। 9 लोगों को अरेस्ट होता है, 4 जुवेनाइल होते हैं, रिकवरी ऑफ वेपन होती है। अब फिर बाद में कहा जाता है कॉप को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो क्या हुआ है ये पूरा पॉलिटिक्स, इसको जरा आप टॉप टू बॉटम जरा कवर कीजिए। देखिए पहले तो ये हास्यास्पद है कि जब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं पंजाब के, वो ये कह रहे हैं कि साहब देवेंद्र सॉरी इसका गुरप्रीत सिंह भुल्लर जो सीपी अमृतसर है, उनका बयान जो है उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है, इट इज नॉट द वे ही सेड इट। अब सच्चाई ये है कि गुरप्रीत भुल्लर इज आल्सो नोन एज बॉबी भुल्लर। तो बॉबी भुल्लर जेडे आ, ही इज अ थर्ड जनरेशन पुलिस ऑफिसर। हिज अच्छा। फादर वाज अ आईपीएस, हिज ग्रैंडफादर वाज अ आईपीएस। दो चीजें हो गई। तीसरी बात यह है कि ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रिचेस्ट आईपीएस ऑफिसर्स इन द कंट्री। 150 करोड़ से ऊपर के तो उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। अब चौथी बात है इनके विषय में कि ये एक बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं। ये ही हैज बीन द ब्लू आइड बॉय ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी हुज कम इनटू द पावर। ये कैप्टन साहब थे तो उनके साथ थे, अभी भगवंत मान है तो भगवंत मान के साथ हैं, उससे पहले बादल साहब थे तो बादल साहब के साथ थे। ही इज रीप द डिविडेंड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एवरी गवर्नमेंट। अब एक चीज तो ये समझ में आती है जिस प्रकार का स्टेटमेंट उनके पास से आया कि भाई आम आदमी पार्टीज डेज आर नंबर्ड इन पंजाब, इनके दिन गिनती के रह गए पंजाब में, वो एक पहला आपको इंडिकेशन मिलता है। दूसरा इंडिकेशन जो है, आप सिंस यू आर अ लॉयर यू अंडरस्टैंड देयर आर एविडेंसेस। तो एविडेंसेस एक तो डायरेक्ट एविडेंस होता है जिसमें कोई आई विटनेस होता है या आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, कुछ होता है। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, ठीक है। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मानते हैं, उसके आधार के ऊपर भी कन्विक्शंस होती हैं, उसके आधार पर भी बड़े फैसले आते हैं। अब आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये देखिए कि बॉबी बुलर यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं कि साहब ये आईएसआई लिंक मॉड्यूल्स थे, इनका एक इनको वेपन्स थे, कार्ट्रिजेस थे, मोल्टोवा कॉकटेल्स को पेट्रोल बम बोलते हैं, वो वहां पे मुहैया कराने की बात हुई थी दिल्ली में किसी आईएसआई के मॉड्यूल के द्वारा इनको, किसी एजेंट के द्वारा इनको। तो ये डिस्कशन जब होता है तो ये इट बिकम्स फ्रॉम अ रीजनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो विद इन पंजाब की या अमृतसर के कमिश्नरेट की कह लीजिए, जिले की या स्टेट कह लीजिए ऑफ पंजाब से निकल के वो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है जिसके अंदर एनआईए और तमाम जो दीगर एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। पहली चीज तो ये है कि उनके हाथ से वो मामला खिसक जाता है पंजाब सरकार। आज दूसरा मामला ये है कि साहब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये है कि सबसे ज्यादा पेट में दर्द होता है अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के।
भाई आपका एक होनहार पुलिस अफसर है जिसके साथ आपके साथ है, आपने उनकी सेवाएं ली हैं, वो थर्ड जनरेशन पुलिस ऑफिसर है, उनको पुलिसिंग के बारे में तो खैर आप मत समझाओ तो अच्छा है, बिकॉज ही नोज फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, फ्रॉम हिज फादर, कि घर में बैठ के बात होती होगी हाउ पुलिसिंग वर्क्स, एंड ही इज हिमसेल्फ इन सर्विस फॉर गुड 22-23 इयर्स नाउ। अब जो उन्होंने खुलासे किए हैं, उनके खुलासों में ये वाजे हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि देयर वाज अ फॉरेन हैंड इन्वॉल्व। और सीजेपी के पीछे अभी आपने भी कहा और ये बात कंक्लूडेड है कि आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने मूवमेंट खड़ा किया, और अपने ही मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी अगर आप ढाल बन के आगे आ रहे हैं, उनकी अगर आप पैरवी कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये हुआ कि आपने अपना मूवमेंट खड़ा किया। आप कि जब भी कोई मूवमेंट ये खड़ा करते हैं, उसको फॉरेन जर्नलिस्ट बहुत बड़ी संख्या में आके कवर करते हैं, उसको फॉरेन मीडिया बड़ी संख्या में आके कवर करता है। और आप थोड़ा सा पीछे जाइए, ज्यादा नहीं, तो अरविंद केजरीवाल ने एडमिट किया है कि वो फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग लेते हैं, पैसा लिया उन्होंने, और फोर्ड फाउंडेशन सीआईए की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सीआईए और आईएसआई कैसे भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करती हैं हम सबको पता है। आईएसआई का जब कोई मॉड्यूल लीक होके बाहर आता है तो उसको डिफेंड करने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद आते हैं, और जो अफसर उसको एक्सपोज करता है उसका ट्रांसफर, उसका तबादला कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की शीट थी वो बदली जा सकती है, नए अफसर को, नए अधिकारी को कहा जा सकता है कि साहब ये जो एविडेंसेस हैं दे शुड नॉट बी गिवन टू दी नेशनल एजेंसीज, और ये बाहर मीडिया में नहीं आनी चाहिए। तो कई ऐसी सर्कमस्टेंशियल बातें हैं जिनके ऊपर ये अंदेशा, ये शक, ये एक शुबा आता है कि बजाय इसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लेके इसको सीरियसली डील करने के, इसको कवर अप करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो थोड़ा सा खतरे की घंटी है। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी पे तो कोई कवर अप इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, सीजेपी पे जितने बच्चे हो गए, तो मेरा शुरू से मानना था कि जेन्युइन स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, उसको हाईजैक किया गया। 3000 क्रिमिनल्स की लिस्ट है, सबको पता है दिल्ली से जो थे, तो इसलिए उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। बंगाल में भी समथिंग सिमिलर हैपेंड कि वहाँ पे जेईम का मॉडल था जो पुलिस के कपड़े पहन के यहाँ के आना जाता था। सो देयर आर सो मेनी फॉरेन हैंड्स। फॉरगेट पॉलिटिकल का क्या रोल है, जो भारत के बाहर बैठे लोग हैं उनको वहां पे कुछ भी वारदात करवाने के लिए हाई, फॉर अ टेररिस्ट इट वुड हैव बीन अ हाई रिवॉर्ड टारगेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो इतना जब प्रेशर में, तो जो भी आपको सस्पिशन मिला, दैट हैज टू बी एग्जामिन्ड थ्रेडबेयर, नॉट बाय अ पॉलिटिकल लेंस। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल लेंसेज हैव कम इन। अभी मैं इस पे जब मैं वापस आना चाहता हूँ केजरीवाल के ऊपर या आपके ऊपर, क्या हालत है पॉलिटिकली इनकी, क्योंकि जब हमने बात शुरू करी कि सुखबीर बादल के पास बहुत कम है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल के पास भी बहुत कम है, आम आदमी पार्टी के पास भी बहुत कम है। तो आप पिछली बारी जब बात कर रहे थे, आप उसमें कह रहे थे कि भगवंत मान फिर भी इन सब में से बेस्ट परफॉर्म कर रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। आज क्या हालत है, जब चुनाव आना शुरू हो रहा है, लोगों का माइंड बन रहा है, तो वेयर डज आप स्टैंड? अभी आप मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आप आदर्श आचार संहिता का इंतजार कीजिए, और जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा आप और मैं दोबारा बैठ जाएंगे, और ये जो चर्चा है इसको यहाँ से हम आगे ले जाएंगे। बट मैं आपको वाजे बता देता हूँ, हाल बहुत बुरा हाल है इनका राजनीतिक रूप से, राजनीतिक यदि दृष्टि से देखिए तो। मैं उसका एक उदाहरण दे देता हूँ। इनके मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी हैं, रिलेटिव भी हैं, पठान माजरा साहब, इज एमएलए, सनौर से एमएलए है पठान माजरा। इन्होंने पंजाब विधानसभा के अंदर, चलती विधानसभा में ये कमेंट किया कि साहब देखो पंजाब के जो जेल हैं, पंजाब के जेलों में, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, पंजाबी बोला उन्होंने ऑफ कोर्स, कि वाटर कूलर नहीं है, कैदियों को बहुत परेशानी हो रही है, गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी पीने के लिए मिल नहीं रहा कैदियों को। तो ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए, और भी जो सुविधाएं हैं वो पंजाब के जेलों में जल्दी से जल्दी मुहैया कराने की कोशिश कीजिए। कारण ये कि सरकार आपकी जा रही है, और जब सरकार जाएगी तो आप में से ये जो सदन में बैठे हुए कई एमएलए हैं वो जेलों में ही होंगे, तो चाहे कैदियों के लिए नहीं तो अपने लिए ये सुविधाएं वहां पे मुहैया करा लीजिए। तो ये हालात तो मैं आपको बता रहा हूँ जो विधानसभा के अंदर बातें हो रही हैं, और वो बागी एमएलए माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है। और ये बातें आपको पत्रकार गैलरी में और विजिटर्स गैलरी में बैठे हुए जो लोग हैं वो इस बात की ताकीद करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। तो अब ग्राउंड के ऊपर जब आप आएंगे, तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बिजली के कर्मचारी हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, युवा हो, बुजुर्ग हो,
इररिस्पेक्टिव इन्होंने हर एक के ऊपर लाठियां बांधी हैं, हर एक को डंडे से मारा है। तो अब जो 8 लाख के तकरीबन सरकारी कर्मचारी हैं पंजाब के, जो मल्टीप्लाई होके 40 लाख वोटों में तब्दील होते हैं पंजाब के अंदर, और एक बहुत बड़ी ताकत माना जाता है सरकारी कर्मचारियों को। उनके डीए के विषय में जो इन्होंने डिले किया, और इन्होंने ये निरंतर पब्लिक रैलीज में कहा कि साहब पंजाब का खजाना भरा हुआ है, पंजाब का खजाना खाली नहीं है, अगर खजाना खाली है तो उसको पीपा कहना चाहिए, उसको खजाना नहीं कहना चाहिए। तो उसी सरकार ने हाई कोर्ट में जब अपना हल्फिया बयान, जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं, वो पेश किया, तो हल्फिया बयान के अंदर उन्होंने लिखा हुआ कि साहब पंजाब इज गोइंग थ्रू अ फिस्कल क्राइसिस। फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इनके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं पब्लिसिटी के, उनके ऊपर रोक लगा दी, और उनको कहा कि साहब पहले आप डीए पे कीजिए, और जितने आपकी पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं और आपके ये जो नई नई आप स्कीमें निकाल रहे हैं और ये अपने जो खर्चे कर रहे हैं इनको कम कीजिए, और आप पहले डीए पे कीजिए एम्प्लॉइज का। तो अब एम्प्लॉइज ने, जिन्होंने इनको फूलों की वर्षा करके स्वागत किया था सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने कसम खा ली है कि जैसे पहले वालों का इलाज किया था वैसे तुम्हारा भी इलाज करेंगे। तो इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। और जो डीए इनको मिला भी है, तो सारे जो एम्प्लॉइज हैं ये बोलते हैं कि साहब हमने लड़के हाई कोर्ट से डीए लिया, तुमने हमको डीए नहीं दिया। तुमने तो हाई कोर्ट में भी ये प्रयास किया कि हमारा डीए डिनाई किया जाए, तो यू हैव जीरो क्रेडिट ऑन वॉट एवर डीए वी गेट, वो तो हाई कोर्ट के आदेशों पे मिला हमारे को। और ये एक, मैं आपको जनरल भावना बता रहा हूँ किसानों की, सरकारी कर्मचारियों की, जिन्होंने लड़के अपना डीए लिया। रमनीक भाई, जो आपने बोला उससे मुझे याद आ गया, जब वो मेट्रो का चल रहा था, मेट्रो रैपिड ट्रांसिट का चल रहा था, तब भी यही बात की गई थी कि भाई आम आदमी पार्टी जब अपना शेयर नहीं दे रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यही व्यू लिया था कि एडवर्टाइजमेंट कितनी हो रही है वर्सेस आप अपना शेयर क्यों नहीं दे रहे, जब पूरा रीजनल ट्रांसपोर्ट बनना था। तो समथिंग सिमिलर आई प्रिज्यूम हैज हैपेंड इन दी हाई कोर्ट कि आप एम्प्लॉइज का दे नहीं रहे और एड्स करी जा रहे हैं। सी स्टेट्स ऐड करना, कितनी ऐड करना, मैं तो सबको ही ऑब्जेक्ट करता हूँ, पर हर स्टेट करती है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यू आर डूइंग योर बेसिक ड्यूटीज। तो वो दिल्ली में जब ये हुआ तो उसका एंड रिजल्ट दिल्ली में बहुत अच्छा नहीं रहा, जबकि वो पूरा रैपिड ट्रांसपोर्ट रीजन का था। तो सेम इज हैपनिंग इन पंजाब एंड हरियाणा एज पर यू, दैट एम्प्लॉइज उस तरह उसी दिशा में नाराजगी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात ना बार बार कहता हूँ, मैं हर एक चैनल पे बोलता हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि हर एक के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचे कि आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है। आम आदमी पार्टी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एक पीआर एजेंसी है। ये 10 करोड़ का काम करेंगे तो 100 करोड़ उसकी पब्लिसिटी पे खर्च देंगे। भाई तुम उसी काम को 10 गुना बढ़ा सकते थे, पर नहीं, पब्लिसिटी। देखिए, पीपल सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज इनके हित में नहीं है, इनका अपना हित इनके मन में होता है। और अगर इतना बाजा गाजा तुमने करना ही है तो तुम यूर अ पीआर एजेंसी बेसिकली। और मैं आपको इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा झोल बता देता हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, जो पैसा वापस आता है ना, उसको कट मनी कह लीजिए आप, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए आप। ये जब आरओज इशू करते हैं ना जी, तो ये आरओज में जैसे अगर किसी, मैं नाम नहीं लेता, किसी न्यूज़पेपर को या किसी चैनल को अगर ये 100 करोड़ का आरओ देते हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज इनकी वापस आती है, और वो कई जगह तो 20, 30, 40, 50% तक पैसा वापस ले लेते हैं। दे गिव सच हाई अमाउंट्स इन आरओज, एंड देन देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी व्हिच कम्स बैक। तो ये बेसिकली, अगर आप ये कहें कि ये पैसा सारा पब्लिसिटी पे खर्च रहे हैं, और वो पैसा न्यूज हाउसेस को और पत्रकारों को, खैर पत्रकारों को तो खैर क्या ही जाएगा, न्यूज हाउसेस या पब्लिकेशन हाउसेस को जा रहा है, तो मीडिया हाउसेस को जा रहा है, तो वो भी पूरी तरह से बात सत्य नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल वालों को, फेसबुक वालों को दे रहे हो, उनसे कट मनी ना लेते हो, पर जो बड़ी एजेंसीज हैं जहां पे इनकी एडवर्टीजमेंट बड़े पैमाने पे जाती हैं, उसमें दो किस्म के पैसे जाते हैं। एक तो स्क्रीन टाइम का पैसा जाता है, और एक जाता है प्रोडक्शन का। तो वो दोनों में इनकी जो है कट्स होते हैं, पैसा वापस आता है। तो आप ये जो एक एग्जॉर्बिडेंट अमाउंट ऑफ मनी आप देखते हैं ना कि कितना ही पैसा खर्च दिया उन्होंने, उसमें से बहुत सारा पैसा तो पार्टी को वापस आ जाता है, नेताओं को वापस आ जाता है। नहीं, ये जो कट मनी और स्कैम है, जब ये परसेप्शन बन जाए, प्रूविंग तो कोर्ट का काम है या जांच एजेंसी का है, पर अगर जनता में ये परसेप्शन बन जाए तो सरकार के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी की वर्स्ट डिफीट कर्नाटका में हुई थी क्योंकि कट मनी एक परसेप्शन जनता के अंदर उठा दिया गया था। तो यू बिलीव कि वो परसेप्शन जनता के अंदर आ रहा है, मैं पॉलिटिकल सेंस से बात कर रहा हूँ, नॉट इन द लीगल या जांच की सेंस में। तो एक परसेप्शन आ रहा है कि करप्शन है।
इट इज प्रूवन करप्शन। तो एक्चुअली मैं आपको करप्शन का बताता हूँ। जनता का जो करप्शन के साथ दो दो हाथ कह लीजिए आप जब होते हैं, या जो उनका सामना होता है करप्शन के साथ, वो लोएस्ट लेवल पे हो जाता है जी। वो तो थाने में मुंशी के साथ, एसएचओ के साथ और पटवारी के साथ, वहां पे तो आपका राब्ता हो ही जाता है करप्शन के साथ। आपको लग रहा है कि वहां पे कहीं पे कोई कमी आई है करप्शन में? या जितने भी निरंतर सरकारें आई हैं, अभी एक आस एक उम्मीद ऐसी है कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी आती है सत्ता में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथ में लगाम लेते हैं, जैसे उन्होंने नक्सलिज्म को खत्म किया, अगर वो ड्रग को यहाँ से पंजाब से खत्म कर सकते हैं, तो ये एक उम्मीद लोगों के अंदर जरूर है। अन्यथा मैं आपको एक गणित और दे देता हूँ ड्रग के ऊपर अगर आप बात करेंगे, तो मैं वो परसेप्शन की बात तो करेंगे। 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तो 2 लाख डी एडिक्ट्स जो थे उनके, मतलब एक ऐसे कि भी ये डी एडिक्शन में है, ये लोग 2 लाख लोग हैं, और उन 2 लाख लोगों को एक टैबलेट आती है जो चिट्टे से, कोकेन से या हेरोइन से जो शरीर को तलब होती है, तोड़ लगती है कहते पंजाबी, उससे बचाने के लिए वो एक टैबलेट देते हैं, गोली देते हैं। तो वो उस वक्त करीबन 2 करोड़ गोलियां एनुअल परचेज होती थी और वो 2 लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। आज वो संख्या बढ़ के 3.25 लाख हो गई है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी, और जो टैबलेट्स परचेज कर रही है गवर्नमेंट, वो 2 करोड़ की जगह अब 11 करोड़ टैबलेट्स परचेज कर रही है। और आपको ये भी मैं वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं कि दी नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स हैव इंक्रीज। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पंजाब सरकार की अपनी रिपोर्ट बोल रही है, पंजाब सरकार की रिपोर्ट बोल रही है। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो ये टेबल नहीं करते, या इनको अखबारों में पब्लिश नहीं करते, या इनके ऊपर व्हाइट पेपर रिलीज नहीं करते। तो दी नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स हैव इंक्रीज्ड। जहां पे आप डी एडिक्शन की बात कर लो और आप करप्शन की बात कर लो, करप्शन अभी अपने पीक पे है, पीक पे। आप कोई डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए, आप अर्बन लोकल बॉडीज पकड़ लीजिए, आप नक्शा पास करवाना हो, आप नक्शा पास करवा के दिखा दो बिना पैसे दिए। बिना पैसे का मतलब सरकारी फीस नहीं मैं कह रहा, ऊपर के पैसे दिए। इवन इफ यू आर राइट, बिजली का कनेक्शन आपने नया लगवाना है, आप बिना पैसे दिए कनेक्शन लगवा के दिखा दो। आपने पानी का कनेक्शन लगवाना है, आप लगवा के दिखा दो। आपने अपना विरासत का इंतकाल चढ़वाना है, सिर्फ सिंपल बातें हैं ना जी, ये तो रूटीन के काम है। आप बिना पैसे दिए विरासत का इंतकाल चढ़वा के दिखा दो। रमनी भाई, पर यही तो फिर ट्रेजेडी हो रही है, क्योंकि जब वोट आउट किया दिया था अकाली दल को, तब भी ड्रग वाज अ फंडामेंटल फैक्टर टू दैट। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, वो आपस में ही लड़ पड़ी, लास्ट 4 इयर्स में हटा दिया। अब ये होप से है, तो एज फॉर अ, अगर आप हर पार्टी को ब्रॉडली ट्राई कर लिया गया है पर अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो दैट मीन सिचुएशन हैज बिकम ग्रिमर एंड ग्रिमर। अब जो तीसरी पार्टी हमने डिस्कस नहीं की, मैं उस पर आना चाहता हूँ, क्योंकि एंड में तो होप की बात है। आम आदमी पार्टी रोज ऑन होप, कांग्रेस, उसका क्या हाल चल रहा है? क्योंकि एकदम से कभी सुनने में आता है चन्नी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। एक टाइम पे सुनने में आया क्या वो बीजेपी का फेस बन चुके हैं, जब ये सुखबीर सिंह बादल नहीं मिले थे प्रधानमंत्री को, तो वो र्यूमर्स बहुत चले। फिर वो र्यूमर्स की अब लड़ाई चल रही है कांग्रेस प्रेसिडेंट की, फिर वो एलओपी बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस में क्या हाल चल रहा है? देखिए, कांग्रेस इज ए डिवाइडेड हाउस। क्या है कि किसी के पास तो नेताओं की कमी है, और किसी के पास नेता इतने ज्यादा हैं कि उनसे अपना कुनबा नहीं, अपना घर नहीं संभल रहा। सो द पॉइंट विद कांग्रेस इज दैट देयर हैज बीन फैक्शनलिज्म, देयर हैज बीन डिवीजन विद इन द कांग्रेस। और मैं समझता हूं कि जो एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता, एक तजुर्बे के आधार पे जिस तरीके से इस सिचुएशन को डील करना चाहिए था भूपेश बघेल को, ही इज नॉट बीन एबल टू डील इट। और मैं नहीं समझता कि कांग्रेस अगले कुछ समय में आप देख पाएंगे कि एक यूनाइटेड बैनर के नीचे आएगी। हाँ, उसको एक तरीका है उनके पास जरूर है कि इस डिवाइड को या तो वो सील कर दें, या इस डिवाइड को वो सॉल्व कर लें। there's just one way, that they start distribution of tickets now. It is too early. अगले महीने सितंबर या अक्टूबर से ये टिकटें बांटनी शुरू कर दें, तो जिसने जाना है वो चला जाएगा, जिसने रहना वो रह जाएगा। तो देर इज जस्ट वन वे टू फाइंड आउट हु इज गोइंग टू स्टिक अराउंड एंड नॉट। अब इसमें इशू क्या है कि एक स्टेटमेंट आ गई राजा बड़िंग की। राजा बड़िंग ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देगा, 2 को टिकट नहीं देगा। अर्थ ये है कि चन्नी या चन्नी की फैमिली में से किसी को टिकट मिलेगी नहीं, वो ऑलरेडी सिटिंग एमपी है। और ऐसे ही कई एस्पायरिंग जो कांग्रेस लीडर्स है, और आपको पता है कांग्रेस की एक जो परिवारवाद की नीति है वो कभी से है।
मतलब दादे से पोते तक जो है वो राजनीतिक वो सारा मामला चलता है, एंड जब ही टॉप इज पे ही वेरी है तो हाउ कैन यू स्टॉप इट व्हेन यू आर हैविंग इट एट द टॉप? एक परिवार से आपके जब टॉप पे ही है तो फिर आप तीन बाकियों को कैसे? तीन हाँ, एक हाँ। परिवार में 3 सदस्य, तीनों ही जो है वो सांसद है, और तीनों को टिकट चौथा मिलेगी। बनने को डेस्परेट है, उसको बना नहीं रहे। अब आप सी, मतलब देर इज नो सैनिटी इन दी स्टेटमेंट। जो बात राजा पटिंग ने कही है पंजाब में लागू होगी जी, हम ये करेंगे। सी, आइदर इट्स अ पॉलिसी डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप, और इट इज योर ओन मेड अप थिंग बिकॉज तुम पार्टी प्रेसिडेंट हो। अब पार्टी प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी सच्चाई ये है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उसका कोई सही नहीं होगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो ऊपर से ही आएंगी टिकटें, चाहे वो इनके वेणुगोपाल हैं, चाहे ये भूपेश बघेल है, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, इनकी इंटरवेंशन से टिकट्स मिलेंगी नीचे। हो सकता है कि किसी को एक दो को अगला अपनी इन्फ्लुएंस से टिकट दिलवा दे, बट 117 टिकटों में से खुद कितनी टिकट्स दिलवा सकता है ये? दैट इज द पॉइंट। पर जो माहौल तुमने विद इन पार्टी बदल दिया ये सारी स्टेटमेंट्स देके, जो तुमने बहुत सारे लीडर्स को अनईजी कर दिया ये सारी स्टेटमेंट्स देके, देन दे विल स्टार्ट टू लुक फॉर ऑप्शंस। आप समझ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई लोग ऐसे हैं जो अकाली दल से आए हुए हैं, और आम आदमी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो सारी की सारी या कांग्रेस या अकाली के लीडरों से भरी हुई है। दिस इज द फैक्ट। ये जब बनी थे उससे पहले देवर पीपल हु आर कैरियर पॉलिटिशियंस। इनके जो स्पीकर है कुलतार संधवा, ये कांग्रेस में तो होते थे। तो ऐसे तो कई लीडर्स हैं इनके पास जो कैबिनेट में मंत्री हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। सो यू अगेन, मतलब इस वक्त जो मौसम वैज्ञानिक बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि पंजाब में त्रिशंकु है आज। इट इज अ हंग असेंबली इन पंजाब टुडे। और ये जो 32-33%, 40% तो बहुत बड़ा डील हो जाएगा, 32-33% में तो सरकार बन जाएगी। इतना पर डिवाइडेड हाउस है इस वक्त। रमनीक भाई, आपने दो बातें इंटरेस्टिंग करी। एक कहा कि अगर टिकट जल्दी बांट दें तो हो जाएगी। व्हाट इज द वोटर्स मूड के पंजाब का? जो कांग्रेस का भी एक इससे प्रदेश में तो पार्टी रही है, स्ट्रांग रही है, रूलिंग में रही है। क्या वोटर का मूड है? कहाँ कांग्रेस स्टैंड कर रही है कि अगर ये लड़ाई खत्म भी कर पाए टिकट बांट के, इज द वोटर विद देम? डज द वोटर वांट टू गिव जो भी इनके 3-4 नेता हैं उनमें से किसी को चांस? हल्के 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 में फर्क है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ डिफरेंट डायनेमिक। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना एक अलग डायनेमिक है। और कोई ऐसी सीटें हैं जो प्योर पंथिक सीटें हैं, उन सीटों में जो है कंपटीशन अकाली दल और हो सकता है वारिस पंजाब दे के बीच में हो। कई अर्बन सीट्स हैं प्योरली सेक्युलर हैं, जिनके अंदर आप ये मान के चलिए कि जो कंटेस्ट है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। कुछ हार्डलाइनर सीटें हैं जहां पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कंटेस्ट होगा। तो मैं इसी आधार पे, इसी को मुख्य रख के ये कह रहा हूं कि देर इज नो कॉमन मैंडेट बाई पीपल बाय एंड लार्ज की कांग्रेस की तरफ लहर चली जाएगी कि उनकी टिकटें अर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हर एक हल्के का अलग डायनामिक है इस वक्त। तो हर एक हल्के के अंदर फाइट भी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी हर एक सीट पे फाइट में है, और ऐसा नहीं है कि हर एक सीट के ऊपर शिरोमणि अकाली दल या कांग्रेस फाइट पे है। इस सीटों के आधार के ऊपर अलग अलग सीटों पर अलग अलग पार्टियों का अलग अलग पार्टियों के साथ कंपटीशन रहेगा। उसी आधार पे ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि ये त्रिशंकु होगी इस बार। पर पंजाब विल देन, एज यू किसी सेड, एक पार्टी की लहर नहीं है जैसे पिछली बार आम बट आदमी देन पार्टी की लहर थी। as you said, Punjab is going to buck the trend because हर स्टेट में, पंजाब से मच बिगर स्टेट्स विद मच मोर सीट्स, बाय एंड लार्ज बाइपोलर चुनाव चल रहा है। यहाँ पे आप इसको प्रॉपरली ट्राइपोलर, या अगर बीजेपी अकाली दल का नहीं होता तो 4 क्वार्टर, और आप तो वारिस पंजाब का भी आपने 2-3 बार ही बोला, तो आप इसको 4 to 5, मतलब यू एक्सपेक्ट 4-5 पार्टीज टू बी अबव 8-10% वोट शेयर, मैं अगर फोर फोर मिनिमम लेके कॉर्नर चलूँ कॉन्टेस्ट तो आज तो आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, वारिस पंजाब दे, अभी तो 5 पार्टियां फ्रे में हैं। और अगर इनका आपस में गठजोड़ हो जाता है तो फिर वो बीजेपी अकाली अलायंस हो जाएगा, आम आदमी पार्टी हो जाएगी, कांग्रेस और वारिस पंजाब दे, फिर ये 4 पार्टियों, इट विल बी अ 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट। अच्छा, अब इसमें रमनीक भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। राहुल गांधी जो आजकल इंस्टा गेम खेल रहे हैं, इंस्टा पे अपने आप को प्रचार कर रहे हैं, सडनली बोलते हैं मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन इन बीजेपी इज कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाउ आर यू अंकल? इज देयर समथिंग हैपनिंग देयर? डू यू फील दैट्स अ वायबल थिंग? पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अप टू स्ट्रेंज थिंग्स। असी अगेन उसमें ना दो चीजें हैं जी। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो बेटी है बीबा जी, शी इज एस्पायरिंग टू गेट अ टिकट।
फ्रॉम एंड कांग्रेस, जहां तक मैंने, हाँ, फ्रॉम कांग्रेस और जितना मैं बीजेपी भाई। नहीं नहीं, फ्रॉम बीजेपी, नो अच्छा, बीजेपी फ्रॉम। बीजेपी। वो अभी जो बीजेपी का महिला मोर्चा बनाया, जो नई टीम बनी है, उसमें उनको प्रेसिडेंट बनाया है, स्टेट प्रेसिडेंट अच्छा। बनाया है महिला मोर्चा का। तो मैं जितना समझ पाया हूँ राजनीति को कैप्टन अमरिंदर सिंह की, ही विल नॉट लीव द बीजेपी एंड गो इनटू कांग्रेस नाउ। इट इज अ डन डील। हाँ ठीक है, अच्छा। फैमिली लेवल पे उनके क्या रिलेशन है, कैसे हैं वो पारिवारिक रिश्ते, तो एक परिवार में भी दो लोग दो अलग अलग पार्टियों में होते ही हैं। ऐसे तो आप भी हम्म, जानते हैं कि जो चचेरे भाई हैं हम्म, भगवंत मान के, वो बीजेपी में है। तो हम्म, अभी ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ये हमने सिंधिया परिवार में भी देखा है कि जो माता जी हैं वो बीजेपी में हम्म, थे, जो बेटे हैं वो हम्म। कांग्रेस में थे, फिर बाद में डायनेमिक्स चेंज होते रहते। बट मैं नहीं समझता कि ही इज गोइंग टू क्विट बीजेपी एंड ज्वाइन कांग्रेस, मेरे को लगता नहीं है। रमनी भाई, मैं लास्ट पॉइंट पूरे देश का भी और पंजाब का दोनों कहता हूँ, ये जो जेन जेड वर्ड, जेन जी, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो आगे क्रिएट हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको पैन इंडिया? इज देयर एक्चुअल 12 साल बाद, पंजाब की बात अगेन नहीं करूँ, क्योंकि पंजाब में बीजेपी इज नॉट द रूलिंग पार्टी, तो बट क्या आपको लग रहा है कि देश में एक अनरेस्ट है, एक चर्न है? क्या हम 2011 की तरफ जा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम है, अब्रॉड दे कैन डिसाइड व्हिच विल बी वायरल, व्हिच विल बी किल्ड ऑन द एल्गोरिथम। किस तरह देख रहे हो आप इस पूरे जेन जी मूवमेंट को? देखिए, मैं पहले तो जेनजी को लेके मैं ये कह दूंगा कि मैंने पहले भी इस बात को बड़े उससे कहा है कि देखिए, आज भी चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी हो, चाहे वो हैदराबाद के अंदर पुलिस एकेडमी हो, चाहे वो पुणे के अंदर खड़गवासला के अंदर एनडीए हो, चाहे वो ओटीए चेन्नई हो, चाहे वो देहरादून के अंदर हो, आज भी जेनजी के कई लड़के लड़कियां बच्चे जो हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाके जाने के लिए वो कार्यरत है। कोई फौज की वर्दी, कोई पुलिस की वर्दी, कोई आईएएस की जिम्मेवारी, कोई नेवी की वर्दी पहन के आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कई ऐसे हैं जो कॉलेजेस में आज, चाहे वो इंजीनियरिंग की एजुकेशन कह लीजिए, मेडिकल की एजुकेशन कह लीजिए, या तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज जो वो कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि हमने कैसे अपने घर को, अपने परिवार को, अपने स्टेट को, अपने देश को आगे लेके जाना है। हम्म, ये कुछ ब्लैक शीप्स हैं, एक मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास किया, जिसके बारे में हमने अभी इसी डिबेट में चर्चा करी कि किस प्रकार अरविंद केजरीवाल मूवमेंट खड़ा करने में कामयाब रहते हैं। आपको मैं याद कर रहा हूँ, ये निरंतर चीजें चलती रही हैं। जब वाजपेयी जी का समय था, तब भी तहलका नाम का एक अखबार आया था, अचानक वो तहलका तहलका, और ये जी ये स्कैम वो स्कैम। वो रिजीम चेंज ऑपरेशंस जो है वो चलते रहते हैं भारत के अंदर, ये पहली बार नहीं है। चाहे वो हम्म, सीए हो, चाहे ये जेनजी का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे रोहित वेमुला के उसके बाद सुसाइड के बाद उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करी। हम्म, आप ये देखिए कि जब ये नक्सल्स रेड कॉरिडोर से खत्म हो रहे हैं, अर्बन नक्सल्स का जो सपोर्ट बेस है वो नीचे खत्म होता जा रहा है, और जो आपके पास डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस हैं, जैसे आपने खुद कहा कि विदेशी लोग जो हैं, विदेश की तरफ से ये चला आ रहा है, तो उनको ग्राउंड पे तो लोग चाहिए ना, उनके विचार को आगे बढ़ाने वाले, या उनके हाथों बिक के वो पैसों के लिए एवज में करने वाले, उनको दे नीड पीपल ऑन ग्राउंड। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो अभी जेनजी का कह लीजिए नाम पे इन्होंने जो ऑपरेशन किया है दिल्ली के ऊपर, वो भी तो ने देखा है कि किस प्रकार से हम्म। ऑपरेट किया, तो उसके लिए कैसे बाहर से लोग आके उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। वी सीन एवरीथिंग। तो मैं नहीं समझता कि जी को ऊपर से, अगर हम कहीं हम्म, भी स्कूल के या इस आयु ग्रुप के जो बच्चे हैं का कोई मतलब भारत विरोधी सोच है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच है। हर किस्म के लोग हैं ईश्वरन जी, हर किस्म के लोग हैं, बट बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि करियर ओरिएंटेड फोकस बच्चे ज्यादा हैं। और ना तो ये जो सौरभ दास है, और ना ही ये जो दिपके है, दे 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 नॉट जेनजीज, ये जेनजीज नहीं है। एंड मैं पर आपको आप ईमानदारी से बता रहा हूँ, जेनजीज विल बी वंस अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये भारत का भविष्य भी बनेंगे। इसी में से आईएएस अफसर निकलेंगे, इसी में से राजनेता निकलेंगे, इन्हीं हम्म, में से फौज के अफसर निकलेंगे। कई उनमें से जो है भारत का हम्म, नाम बहुत प्राउड करेंगे। और बहुत से बच्चे हमारे जेनजी के हैं जो मेडल्स लेके आ रहे हैं। आप देखिए, अभी जो अंडर 19 अंडर 23 हम्म, गेम्स हुए, उनमें
दे वॉन लॉरल्स फॉर द कंट्री, ऐसे हम बाय एंड लार्ज पूरी एज ग्रुप को नहीं टारगेट कर सकते हैं। कुछ लोग, देयर आर ब्लैक शीप्स, काली भेड़े हैं। जी, जी। थैंक यू अमनीक भाई, आपने समय दिया और पंजाब का पूरा जो सिचुएशन चल रही है, आई बिलीव आफ्टर वेस्ट बंगाल इट हैज़ बिकम नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, और वो ज़रूरी भी है। यस, इट इज। प्रॉब्लम्स भी बहुत यूनिक हैं और पॉलिटिकल असेसमेंट भी जो आप कर रहे हैं बहुत यूनिक है कि 4-5 बड़ी पार्टीज़ हैं, जो अब किसी प्रदेश में नहीं बची। 1 या 2 ही पार्टियाँ होती हैं हर प्रदेश में पिछले 10 साल के बाद। तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, अब देखते हैं आगे, आपसे बात करते रहेंगे किस दिशा में जा रहा है। एंड एज यू सेड, आचार संहिता के बाद लोग खुल के बोलते हैं, तब हाँ, लोगों हाँ, का भी बिल्कुल, मिजाज शायद 100%। खुल के आएगा। सो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अमनीक भाई। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। सत श्री अकाल जी।